नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की 2 वीवीआईपी लोकसभा सीटों को लेकर जो कयासबाजी, असमंजस, कन्फ्यूजन खत्म हो गया है। आम चुनाव में 2024 का जो चल रहा है, कांग्रेस ने आखिरी वक्त अपने पत्ते खोले। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी को और अमेठी से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। दोनों उम्मीदवारों ने आज नामांकन पत्र भी अपना दाखिल कर दिया। राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा दोनों ने बेहद सादगी, बिना हुल्लड़ और लंबे जुलूस के बजाय सिर्फ पूजा अर्चना करके अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए। राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हारने के बाद वो शायद एक बार अमेठी गए हैं। ऐसा लग रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अमेठी से गांधी परिवार को नहीं उतारी गई या गांधी परिवार अमेठी रायबरेली छोड़ गया है, उत्तर प्रदेश छोड़ गया है। बीजेपी ये नैरेटिव लगातार गढ़ रही थी, बना रही थी। और इस बार राहुल गांधी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत दावे थे, बहुत एक तरीके से चुनौतियां भी दी गई थी कि आओ अमेठी से लड़ो, हराकर भेजेंगे, इस तरीके की बातें भी थी। लेकिन राहुल गांधी अमेठी लड़ने नहीं गए। या कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, या राहुल गांधी हार के डर से अमेठी से भाग खड़े हुए, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और केएल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में है। अमेठी छोड़ने पर भाजपा ने राहुल पर सीधा निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने बंगाल में, जिस वक्त राहुल गांधी के नाम की आलोचना हुई, प्रधानमंत्री बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बंगाल में, पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने तो पहले ही 2 महीने पहले ही बता दिया था कि जो शहजादे हैं यानी राहुल गांधी, वो वायनाड से हार रहे हैं, अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। वो खोजते खोजते रायबरेली पहुंच गए। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली आना पड़ा। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते थे, डरो मत। मैं भी इन्हें यही कहूँगा, डरो मत, भागो मत। ये एक बहुत तगड़ा प्रहार प्रधानमंत्री ने किया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैंने लोकसभा में ये कह दिया था कि इनकी पार्टी की शीर्ष नेता रायबरेली से भाग जाएगी। और सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा आ गई। तो प्रधानमंत्री आज पूरे रंग में थे। ये जो रद्दोबदल हुआ, अमेठी के बजाय राहुल गांधी रायबरेली से आए, उसको लेकर उन्होंने, जो राहुल अक्सर कहते हैं भाजपाइयों से डरो मत, डरो मत, आज प्रधानमंत्री ने उनको पलट के ही दे दिया। या यूँ कहें, उत्तर प्रदेश की भाषा में, अवधि में चिपका दिया प्रधानमंत्री ने कि डरो मत, भागो मत। मंथन में आज दोनों ही परंपरागत सीटों की बात करेंगे और एक पहलू और रखेंगे कि क्या राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और इंडिया वाला गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है, उसको क्या कोई लाभ मिलेगा? क्या एक माहौल बनेगा? हवा टाइट होगी? भौकाल टाइट होगा? क्या सीटों पर कोई असर पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज जब ये प्रधानमंत्री का बयान आया कि डरो मत, भागो मत, तो उसके बाद ममता बनर्जी ने भी एक पलटवार किया। कहा भाई, किसी को कहीं से चुनाव लड़ने का हक है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। और पश्चिम बंगाल में अमेठी की बात प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो वो अपनी बात करें कि उन्होंने क्या किया। ममता बनर्जी ने पलटवार किया, कहा राहुल कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, कम ही बोलते हैं। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि क्या मोदी जी गुजरात से भाग कर आए थे क्या बनारस? फिर बहुत सारे लोगों ने लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक का कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि क्या ये लोग भाग भाग कर गए थे दूसरे जगह चुनाव लड़ने। खैर, ये परसेप्शन और प्रेजेंटेशन का मसला है। चुनाव अब परसेप्शन और प्रेजेंटेशन पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी डर गए या कांग्रेस की कोई आंतरिक रणनीति है? और सबसे बड़ी बात यह भी सामने आई कि प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये लड़की चुनाव लड़ने के लिए मान ही नहीं रही है, चुनाव लड़ ही नहीं रही है। लोग बार बार कहते हैं, 20 साल से तो हम सुन रहे हैं कि इस बार प्रियंका, इस बार प्रियंका, इस बार भी नहीं प्रियंका। तो क्या जो ब्रह्मास्त्र है कांग्रेस पार्टी का, जैसा लोग कहते हैं,
किस दिन के लिए कांग्रेस पार्टी ने बचा कर रखा। सच कहूं तो मुझे बहुत रंज भी आया कि आपकी पार्टी डूब गई। आप उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव रही और पार्टी का जो मत प्रतिशत है वो 7 से घटकर 2.3 पर आ गया, और उसके बाद भी आप चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैदान छोड़कर भाग रही। खैर, आज नामांकन में प्रियंका, राहुल, खड़गे, वाड्रा, राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत, बहुत सारे लोग पहुंचे थे। बिल्कुल यूं कहें कि बहुत गंभीर दृश्य था और बहुत सादगी के साथ में दोनों स्थानों पर पर्चा उन्होंने दाखिल किया। प्रियंका गांधी ने एक छोटी सी सभा भी की किशोरीलाल शर्मा के समर्थन में, और उन्होंने कहा कि मैं हूं, मैं समस्याओं को देखूंगी। तो ये कहा जा रहा है कि किशोरीलाल एक चेहरा है, प्रियंका गांधी कमान संभालेंगी, वो 6 तारीख तक आ जाएंगी और फिर 20 तारीख तक दोनों जगह कैंप करेंगी। कांग्रेस की क्या रणनीति है ये कांग्रेस ही जाने, लेकिन जब मोदी जी का यह बयान आया कि डरो मत, भागो मत, तो मेरे मन में एक शीतल पेय, जिसे ठंडा कहते हैं, उसका एक विज्ञापन याद आ गया, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। क्या जो लोग डर जाते हैं वो जीत के हकदार नहीं होते, या जो डर है उसके आगे ही जीत होती है? ये एक बहुचर्चित विज्ञापन अक्सर टीवी पर दिखा करता था, डर के आगे जीत है। तो मुझे वही याद आ गया कि क्या ये जो डर है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं राहुल डर कर भाग रहे हैं, प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही है, सोनिया जी भाग गई, तो ये क्या डर है या जीत की कोई रणनीति है? ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। चुनाव दिलचस्प होगा। अमेठी में भी, रायबरेली में तो लोग इंतजार कर रहे थे कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आए और वो चुनाव लड़ाएं, लेकिन अमेठी दिलचस्प होगा स्मृति ईरानी के लिए। और सवाल ये भी होगा कि स्मृति ईरानी 5 साल वहाँ रही हैं, उन्होंने काम किया है, गली गली उन्होंने छानी है, तो क्या इतनी आसानी से किशोरीलाल शर्मा उनको टक्कर दे पाएंगे? हालांकि शर्मा जी ये दावा कर रहे हैं कि वो बहुत जमीनी कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक नेता के रूप में तो शर्मा जी की पहचान है नहीं। ये बहुत, मैं 2 टूक बात कह दूं, वो नेता तो नहीं है। एक मैनेजर हो सकते हैं, एक पार्टी के किसी नेता के प्रतिनिधि हो सकते हैं, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 40 साल से वो अमेठी रायबरेली में काम कर रहे होंगे, लेकिन एक नेता के रूप में, एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उनकी पहली पारी है, उनका डेब्यू हुआ है अमेठी से। अब जनता है किसके सिर क्या पहना दे तो गजबे है, लेकिन जो अमेठी को लेकर है वहाँ बहुत उम्मीद थी। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जो बीजेपी ने जाल बिछाया था राहुल गांधी को अमेठी में ट्रैप करने के लिए दोबारा, क्या राहुल गांधी उस जाल को तोड़कर रायबरेली निकल गए? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं रणनीति है। खैर, ये कैसी रणनीति, और क्या जिस रणनीति से राहुल गांधी रायबरेली चुनाव लड़ने आए हैं, उस रणनीति का उत्तर प्रदेश में क्या फायदा मिलेगा गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को? ये रिपोर्ट देखिए, बहुत दिलचस्प है। राहुल गांधी ने लंबे समय से चले आ रहे सस्पेंस को विराम लगा दिया है, और विराम भी कुछ इस तरह से लगाया जैसे नई नवेली दुल्हन जब ससुराल पहुंचती है और मोहल्ले के लोग उसका चेहरा देखने के लिए बेकरार होते हैं। कुछ ऐसा ही कयास लगाया जा रहा था कि आखिर अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस खेमे से कौन चेहरा होगा, और राहुल गांधी ने सभी संशय को किनारे करते हुए अपनी सीट को चुन लिया, और न सिर्फ चुना ही बल्कि चट मंगनी पटब्याह की तरह नामांकन भी दाखिल कर दिया। अब रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी अखाड़े में प्रत्याशी के रूप में कूद पड़े हैं, तो वहीं अमेठी से कांग्रेस ने चेहरा किशोरीलाल शर्मा का चुना है। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया और रायबरेली को चुन लिया।
जैसे ही रायबरेली से राहुल गांधी के नाम का ऐलान हुआ, मानो राजनीति की दुनिया में एक नया भूचाल आ गया हो। अब ये राहुल गांधी की खुद की इच्छा थी कि वह कहां से चुनाव लड़े, वो चाहे रायबरेली से लड़े या फिर अमेठी से। लेकिन अब भाई दुल्हन ससुराल पहुंची है तो सास और ननद के ताने तो बनते हैं। सो नेताओं ने भी इसे चुनावी ताना बाना बुनते हुए तंज कसना शुरू कर दिया। पीएम मोदी को ही देख लीजिए, जिन्होंने ये तक कह दिया जो डर गया वो भाग गया। अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत। वही पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को भी नहीं छोड़ा। इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं। अब बात सूबे के मुखिया की भी कर लेते हैं, सीएम योगी, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तानी राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। सुनिए जरा। पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। अब एक छोटा सा वर्जन राहुल गांधी का आपको सुनाते हैं। हाँ, ये पुराना जरूर है, लेकिन अब भी वो वार पलटवार का दौर ऐसे ही चल रहा था। जंतर मंतर से राहुल गांधी ने कुछ इसी तरह से ताना मारा था। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। अब सवाल दोनों ही तरफ से उठता है। पहला ये कि राहुल गांधी को आखिर किस बात का डर था जो अपनी परंपरागत सीट छोड़कर रायबरेली पहुंच गए। जो आरोप बीजेपी लगा रही है, तो कहीं सच में उनको हार का डर तो नहीं सता रहा। दूसरा, बीजेपी पर भी सवाल उठता है, वो ये कि दोनों ही सीटें कांग्रेस की हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़े, और इस पर बीजेपी आखिर इतना माहौल क्यों बना रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वार पलटवार, डर के आगे जीत है। जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में, और प्रधानमंत्री ने तो बंगाल की सभा में कह दिया कि मैं पहले ही कह रहा था कि उनकी सबसे बड़ी नेता भाग जाएगी। सोनिया जी के बारे में उन्होंने कहा कि वो चली गई, राजस्थान से राज्यसभा चली गई। भाई ये देश है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, विरोधी दल परसेप्शन बना सकता है, बनाना भी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना। प्रधानमंत्री जी बनारस आए तो क्या बनारस के रहने वाले हैं? वो भी 2 सीटों से पहली बार लड़े थे। बहुत सारे नेता 2 सीटों से लड़ते हैं। और राहुल गांधी को लेकर चूंकि बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी, रणनीति है कि राहुल को घेरो। अमेठी में शायद राहुल गांधी लड़ते तो उन्हें कहीं ना कहीं, ये सच है कि कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ ज़्यादा कायम करना पड़ता रायबरेली के मुकाबले। खैर, क्या स्थिति है, ज़मीनी हकीकत क्या है, ये बदली सीटें, बदले समीकरण, जो सीटें बदली हैं, क्या कोई समीकरण बदलेगा? इन सबको लेकर आज हम मंथन में बात करेंगे। हमारे साथ अनीता श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रायबरेली से जुड़ी हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अतुल सिंह कांग्रेस के नेता रायबरेली से जुड़े हैं। अतुल सिंह, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। रायबरेली, अमेठी और गांधी परिवार को बहुत अच्छी तरीके से वर्षों से, तकरीबन 20-22 सालों से देख रहे, कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार उपमेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। उपमेंद्र, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक आलोक भदौरिया जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, आपका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। शुरुआत उपमेंद्र से ही। आज उपमेंद्र ने दोनों जगह बहुत करीब से देखा है, घूम घूम कर इन्होंने कवर भी किया है आज चीज़ों को। उपमेंद्र, सीधे आपका रुख कर रहा हूँ, ये जो सीटों की अदला बदली है,
और प्रधानमंत्री ने कहा डरो मत, भागो मत। क्या ये परसेप्शन नहीं जाएगा, क्या ये अवधारणा नहीं बनेगी देश में, उत्तर प्रदेश में, कि राहुल गांधी मैदान छोड़कर अमेठी का भाग गए, रायबरेली गए? उपमेंद्र जी, मैं निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये बदलाव राजनीति के लिए तो महत्वपूर्ण है कि अमेठी की बात वहां हो रही थी, वहां चर्चा भी हो रही थी, ये भी था, कल रात शाम तक चर्चा थी कि अमेठी तो नामांकन करेंगे, इसकी तैयारी भी थी। ऐन वक्त में देर रात ये परिवर्तन हुआ तो राजनीतिक पार्टियों के लिए निश्चित रूप से ये एक मुद्दा भी है, कहने के लिए भी है कि अमेठी अगर लड़ते तो उनको घेरा जाता, तो स्मृति ईरानी से चुनाव होता, वो चुनाव टाइट होता निश्चित रूप से दोनों पक्षों के लिए, स्मृति के लिए भी उतना ही था जितना राहुल गांधी के लिए। हमारा मानना ही है, क्योंकि जब से राहुल गांधी का नाम अमेठी में आया है तब से हर बात को लेकर हमलावर वहां की रही है भाजपा। तो ऐसा माना जाता था कि इस बार चुनाव दोनों पक्षों में जबरदस्त होगा निश्चित रूप से, और राहुल के निकलने में थोड़ा समय वहां लगता जरूर। लेकिन मेरा मानना जो है कि इस पूरे राहुल का रायबरेली आना ये 2 महीने पहले ही तक, मैं बताना 20 फरवरी को जब न्याय यात्रा आई थी रायबरेली जी, उस समय प्रियंका गांधी को राहुल के साथ आना था जी, और ये कांग्रेस पार्टी ही नहीं, शासन उसको भी जानते थे कि प्रियंका को आना ही। लेकिन उस न्याय यात्रा में अकेले राहुल गांधी आए, और उसके बाद जब राजस्थान गई सोनिया गांधी, तो ये माना जाने लगा कि अब रायबरेली की विरासत गांधी परिवार के पास ही रहेगी, और विरासत होती किसके पास, किसी भी परिवार की विरासत उसके लड़के के पास जाती, जैसा सामान्य रूप से माना जाता। और इसीलिए अभी 2 दिन पहले तक चला कि कल एक चर्चा आई कि सोनिया गांधी ने खुद कहा है कि रायबरेली और अमेठी में प्रियंका और राहुल चुनाव लड़ेगा। जब ये निकल के सामने आई तब भी एक चर्चा आई कि अब रायबरेली में कौन। तो मेरा मानना है कि सोनिया गांधी ने एक रिश्ते की बात कहती है रायबरेली से, उसी रिश्ते के मद्देनजर राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा है। अब निश्चित रूप से अमेठी से चुनाव न लड़ने का ये बात जरूर सामने सब कोई कहेगा, आप भी कहेंगे कि वहां राजनीतिक रूप से ज्यादा होता है। उपमेंद्र, आपको याद है जब 2004 में सोनिया गांधी ने नामांकन किया था रायबरेली से, तो आप भी मेरे साथ जीआईसी मैदान की उस रैली में थे, जब सोनिया गांधी ने बहुत भावुक होते हुए कहा था, यहाँ तक कि उनके आंसू भी निकल आए थे, मंच पर राहुल और प्रियंका बैठे थे, उन्होंने कहा था कि ये मेरी गलती है कि मैं अपनी सास की विरासत नहीं संभाल पाई और ये रिश्तों की डोर टूट गई थी इतने वर्षों तक, लेकिन अब मेरे जीते जी ये डोर टूटेगी नहीं। तो जैसे आपने कहा, एक तो आपने ये कहने की कोशिश की कि सोनिया गांधी पुत्रवादी हैं, उन्होंने पुत्र को अपनी विरासत दी है, और दूसरा ये है कि जिस रिश्तों की डोर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या वो रिश्तों की डोर वो उसको और मजबूत कर रही है, टूटने नहीं दे रहे, इसलिए राहुल को उन्होंने भेजा है? उपमेंद्र, निश्चित रूप से जो रिश्तों की डोर है उससे ज्यादा उन्होंने मजबूती दी, क्योंकि उनको पता है कि रायबरेली में लगातार सोनिया गांधी यहाँ से सांसद है, और सांसद होने के बाद पिछले 5 साल में रायबरेली आई नहीं। जो नेता 5 साल रायबरेली है जहां जीते वहां जाए ना, और उसके बाद भी उसकी लोकप्रियता में अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो निश्चित रूप से वहां के लोगों से उसके लगाव, उसके जुड़ाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात अभी भी देखने में नहीं। उपमेंद्र, आप जिसको एक उपलब्धि बता रहे हैं कि भाई वो नेता 5 साल वहां गई नहीं, फिर भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। बीजेपी कह रही है कि सोनिया, राहुल, प्रियंका कोई जाते भी नहीं है, चुनाव जीतकर लड़का हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे माता जी हो, चुनाव जीतकर चली जाती हैं और लावारिस छोड़ देती हैं संसदीय क्षेत्र को। बीजेपी इस तरह भी इसको प्रेजेंट करती है। उपमेंद्र, ये आवाज नहीं है। उपमेंद्र, मेरा ये सवाल है कि जो इस बात को आप कह रहे हैं कि 5 साल सोनिया गांधी वहां आई नहीं, और उसके बाद, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं उपमेंद्र लौटूंगा, मैं इस चर्चा में मनोज मिश्रा को शामिल कर लेता हूं। मनोज मिश्रा, आपके पास आ रहा हूं। ये पूरा जो गणित है अचानक बिल्कुल नहीं आ रही है। मनोज जी, हमारी आवाज नहीं आ रही है आपको? दुर्गेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मनोज जी की आवाज ठीक है जाए। भदौरिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? भदौरिया जी, दुर्गेश जी, आपको आपकी आवाज नहीं आ रही है। आलोक भदौरिया जी, हाँ बोलिए। आप आवाज मिली भदौरिया जी? हाँ जी आ रही आवाज। ठीक है, मैं भदौरिया के पास जाता हूं। मनोज जी और उपमेंद्र की आवाज ठीक की जाए। भदौरिया जी,
हाँ, एन आपकी वक्त। आवाज थोड़ी कट जा रही है बीच अच्छा, में। हाँ, बोलिए। एक मोटे तौर पर ये कहा जाए कि एक तरीके से, जिस तरीके से राहुल गांधी वहां से अचानक आ गए, ये इसको लेकर प्रधानमंत्री ने हमला किया है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भाग गए हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत जोरदारी दमदारी से कहूंगा कि डरो मत भागो मत, जबकि ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में ये कहने की क्या जरूरत थी, डरो मत भागो मत, रायबरेली का जिक्र क्यों? तो ये मसला क्या है भदौरिया जी? धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। ये आपने जो एक उदाहरण पेश किया और पश्चिम बंगाल के एक रैली का जो जिक्र किया, ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जी के मन मस्तिष्क में, भाजपा के दिलो दिमाग पे राहुल गांधी का भूत सवार रहता है। ये इस बात की पुष्टि करता है। ये तो आप एक बात के चलिए, आप ये मान करके चलते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो गया देश, अब विपक्ष मुक्त है, मैं इसमें नहीं जाता, आप तो मान के चलते हैं कि कांग्रेस मुक्त है। उत्तर प्रदेश में तो मुक्ति है, कितनी सीटें कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कब सत्ता में आई? नहीं आई। इसके बावजूद आपका सारा ध्यान अगर वहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी लकीर बड़ा नहीं करना चाहते। लेकिन दो चीजें होती है अपनी लकीर और अपने कद को, राजनीतिक कद को बड़ा करने की। पहला, आप कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपका कद बढ़ा हो। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं जैसे आप मनरेगा ले आए, राइट टू फूड ले आए, राइट टू एजुकेशन ले आए, ऐसी कोई भी चीज ले आए, ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा होता है कि सामने की लकीर आप छोटा करें। जैसे आप कहें कि मनरेगा तो एक बर्बादी का स्मारक है, लेकिन क्या वो बर्बादी का स्मारक साबित हुआ? नहीं हुआ। तो सवाल तो यह है कि साख का बात है, साख नहीं है। और एक चीज और भी है, मैं आपका सवाल पूरा ठीक से नहीं सुन पाया था। मुझे एक ऐसा लगता है कि इसको हमको दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो ये कि मास्टर स्ट्रोक है, इसके बारे में तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के लिए अपनी रणनीति को इतने समय तक छुपा कर रख पाना, मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस के लिए। आज तक इससे पहले कभी ऐसी उपलब्धि कांग्रेस ने हासिल नहीं करी कि उसकी छवि लंबे समय तक छुपी रही। और मीडिया का बेचारा क्या करे, मीडिया अमेठी को हाई प्रोफाइल सीट बना रहा था, तो वो हाई प्रोफाइल सीट तो नहीं बन पा रही है। अब मेरा मानना है कि इसके राजनीतिक मैसेज पर हम लोग को बात करनी चाहिए। दो है मैसेज। पहला यह है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 8 सीट पे जीतने वाली है, इसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी यकीन नहीं है। दूसरे चरण में 8 में से सारी 8 जीत जाएगी, इसके बारे में भी सारे भाजपा नेताओं को यकीन नहीं है। जितने समय मिला, मैं कोई ऐसा ये नहीं कह रहा कि हम 8 जीत जाएंगे। तीसरा परसेप्शन यह है कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीत जाएगी उत्तर प्रदेश में। इसके भी लोग बयान तो बड़े बड़े आते हो, लेकिन इस पर यकीन बहुत कम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि इस राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ा अहम माना जाता है कि यहाँ से जो निकलेगा वही आपका प्रधानमंत्री पद तक पहुंचता है, क्योंकि बहुत प्रधानमंत्री है दिए हैं इस राज्य में। तो अब देखिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि दूसरे चरण की जब आपकी खबरें चल रही थी, तभी एक बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक आया कि अखिलेश लड़ पड़े कन्नौज से। ये छोटी खबर नहीं थी, बड़ी खबर थी। इसको आप ऐसे समझिए कि रिले रेस होती है। रिले रेस में 4 लोग भाग लेते हैं खिलाड़ी, अखिलेश ने भी राहुल की तरह ही किया। आलोक जी, अखिलेश ने भी ऐसा ही किया था कि 2 दिन पहले उम्मीदवार भाई को, भतीजे को घोषित किया और फिर खुद लड़ पड़े। तीसरे चरण में उन्होंने अपना एक बैटन पकड़ा, बहुत दमदारी के साथ में पकड़ा, और उन्होंने अपना बैटन बढ़ा दिया राहुल गांधी की तरफ, और राहुल गांधी ने उसको रायबरेली में पकड़ लिया बहुत अच्छे से। इन दोनों घटनाओं का होता है कि जब कोई बड़ा नेता लड़ता है तो केवल अपनी ही सीट पर नहीं असर डालता है, वो तमाम सीटों पर आसपास के में असर डालता है। कम से कम 8-10 सीटों पर असर आता है और लोग जोश में आते हैं। तो जो ये मोमेंटम भारत यात्रा से बना था और फिर जो न्याय यात्रा में जो आगे बढ़ा है, उस मोमेंटम को ही आगे बढ़ाने का काम इन दोनों ने किया है। ठीक है। और एक बात और है, ईरानी को हराने से मेरा मानना है कि अगर वो अमेठी में लड़ते भी, तो अमेठी में लड़ने का मतलब ये है कि आप बीजेपी के ट्रैप में फंसते, बीजेपी की व्यू रचना में फंसते। क्यों फंसते? आज जब उनका कद 1.5 साल के अंदर राहुल गांधी के कद में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है, मुझे लगता है कि राजनीतिक जो शून्यता जो पैदा हो गई थी भारतीय राजनीति में पिछले 1.5 सालों में, राजनीतिक कद उनके मुकाबले किसी और नेता का बढ़ा नहीं है, भले ही घट जरूर गया हो जी। तो ऐसी स्थिति में मेरे को लगता है कि जो उनको ईरानी को हराने से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि देश के तमाम सीटों पर ध्यान रखना, और जो इंडिया गठबंधन का जो एक असली लड़ाई है, हार कहाँ रही
रही, अभी चुनाव कहाँ हुआ है, अभी तो हार कहाँ रही, अभी चुनाव कहाँ हुआ है, अभी नतीजे तो आएंगे, आपने अभी हरा दिया। नहीं, मैं देखिए बात ये नहीं कि हरा नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हराने से ज्यादा महत्वपूर्ण, मैं तो ये कहता हूँ हराने या जीतने दोनों से हराने, ये जरूरी थोड़ी कि इसमें तिरानी हारी जाए और राहुल जीत जाए या राहुल हार जाए। जी, तो इस तरीके से ले सकते हैं कि ईरानी का अमेठी जीतने से ज्यादा। तो मुझे लग रहा है कि अब ईरानी का कद पिछले 1.5 सालों के अंदर कितना बड़ा है ये आपको भी मालूम है, राजनीतिक कद, और राहुल गांधी का कितना राजनीतिक कद बड़ा है ये किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है आलोक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज मिश्रा को चर्चा में शामिल करते हैं। मनोज जी, अगर मनोज जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मेरा ये सवाल है मनोज जी कि बिल्कुल जैसे आलोक जी कह रहे हैं इसको मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी भी मास्टर स्ट्रोक मारते रहते हैं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ उनका मास्टर स्ट्रोक आता रहता है। और आजकल चुनाव में तो बहुत, हमको लगता है दूसरे तीसरे दिन मार रहे हैं आजकल वो। आज भी उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है कि डरो मत भागो मत, मास्टर स्ट्रोक ही हम इसको मान रहे हैं। और आलोक जी भागने वालों को मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, तो एक तो इसका निर्णय कर दीजिए आप कि आलोक जी जो बात कर रहे हैं वो ठीक है कि जो भाग रहे हैं उनको वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं राहुल गांधी। और मोदी जी तो कर रहे हैं भाई इनके नेता, मैंने 2 महीने पहले लोकसभा में कह दिया था कि भाई इनकी नेता, सर्वोच्च नेता भाग जाएंगी और सोनिया गांधी भाग गई मैदान से। इस परसेप्शन के बीच कि गांधी परिवार भाग जाएगा, नहीं लड़ेगा, उसके परसेप्शन के बीच अचानक रायबरेली से नामांकन करना, अमेठी जिस पर पूरे देश के मीडिया और पूरे देश के नेताओं की चहलकदमी वहां होनी थी, हमारे आप जैसे हजारों कैमरे वहां लगने थे, बहुत बड़ी बड़ी ओबी लगनी थी, वो अवसर राहुल गांधी ने हमको आपको नहीं दिया, वो अपना टिल्ट मार गए, उस सीट को बहुत नॉर्मल सा कर दिया। क्या ये भी पॉलिटिकल रणनीति होती है क्या मनोज जी? दुर्गेंद्र भाई देखिए, चूंकि भदौरिया साहब बहुत वरिष्ठ हैं तो मैं आपके सवाल के जवाब देता हूं, बिंदुवार देता हूं, उनका अपना परसेप्शन बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मैं एक बात कहूंगा, तो पहली बार ऐसा हुआ लगा पिछले 1 सप्ताह से हम सबके पास, और कल मैं देर रात तक, लगभग 2:30 रात तक इस बात की चर्चा में लगातार सबके संपर्क रहा, मेरी बातचीत होती रही, क्या लखनऊ, क्या दिल्ली, क्या अमेठी, क्या रायबरेली। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। देखिए राहुल गांधी की सामान्य परिस्थितियों में समझ अब असामान्य हो चुकी है, मैं इस बात को बहुत व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं, और वो बहुत जरूरी भी था। इंडिया गठबंधन का अगर कोई बड़ा नेता है, कोई बड़ा दल है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस है और राहुल जी हैं। उनके लड़ने के पीछे और नहीं लड़ने के पीछे जो तर्क है, भारतीय जनता पार्टी और देश के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी तो किसी को कुछ भी देते हैं, लेकिन मत भागो का नारा है या मत भागो का डायलॉग अगर वो ममता को देते तो मुझे लगता वो शारदा कांड के रस्से वाली बात ममता उनको आज याद दिला देती। मैं चूंकि बंगाल में लगातार रहता हूँ दुर्गेश भाई, मुझे वो बातें पता है, सही जवाब ममता ही देती और राहुल जी नहीं दे पाए। लेकिन यहाँ एक एक तो वायनाड से पिछली बार जीते, दोबारा वहां चुनाव को उन्होंने नामांकन किया, वहां से प्रत्याशी हैं। रायबरेली मुझे लगता है राहुल के लिए, प्रियंका के लिए, या किशोरी लाल शर्मा को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोनिया जी के जिस रैली का आप जिक्र कर रहे हैं 2004 की, जोगेश भाई मैं भी वहां मौजूद था, और उसके बाद से लेके आज तक आप इतना तो समझिए कि 14 में जब 80 में 73 और 19 में 80 में 64 सीटें आती हैं, उसके बाद भी कभी इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि रायबरेली को हिला पाएगा जी। इसका मतलब है कि लोगों का विश्वास उनके प्रति था, है और आगे भी रहेगा। तो राहुल को बहुत मेहनत, या जो टैप की बात आ रही थी, जो पिच की बात आ रही थी, राहुल जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई पिच पे ना तो बैटिंग कर रहे हैं और ना उधर दिमाग ही लगा रहे हैं, ये इससे हम इनकार नहीं कर सकते। सोनिया जी चुनाव लड़ती थी, हमारे मित्र जो रायबरेली से पत्रकार साथी उनको पता है कि किशोरी लाल शर्मा जी बहुत अहम थे रायबरेली के लिए, और 10 साल की यूपीए सरकार में दुर्गेंद्र भाई मैंने उनका कद और उनको काम करवाते मैंने देखा है बहुत भली रूप से जी। तो इतना आसान नहीं है रायबरेली में, अमेठी में किशोरी लाल जी चुनाव लड़ेंगे तो ठीक है, चुनाव होता है, परिणाम तक हम आप अनुमान पर चर्चा करते हैं। लेकिन एक जो दूसरा पहलू है, अगर गुजरात से नरेंद्र मोदी ये निर्णय लेते हैं कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए बनारस से, ताकि संदेशों की राजनीति, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, देश का सबसे बड़ा सूबा है, अगर हम यहाँ पर जीत दर्ज कराते हैं, बड़ी जीत कराते हैं, तो उसका मैसेज अलग जाएगा। उसी संदेशों को लेकर के हम और आप, हजारों या लाखों मीडिया कर्मी, लाखों चैनल, हजारों साथी इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन कांग्रेस अब हमारी आपकी उम्मीद से
मीडिया परसेप्शन से या भारतीय जनता पार्टी के विचारों से हमेशा अलग कर रही है। क्या पहले चरण की बात, आपको एक बात याद सुरेंद्र भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चुनाव से पहले ज्वाइंट में इंडिया गठबंधन के 2 नेता, चाहे वो अखिलेश जी हो चाहे वो राहुल जी, कोई ज्वाइंट रैली नहीं किए हैं जी। वो भी एक विचार का विषय था। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, हार जीत अपनी जगह है, नंबर अपनी जगह है, 400 पार का नारा अपनी जगह है, लेकिन ये कह सकते हैं कि विषम परिस्थिति में जिस पार्टी को विपक्ष में 10% की सीटें ना मिलने के बाद उसको दर्जा ना मिला हो, और अगर वो पार्टी इतने बड़े नेतृत्व, इतने बड़े मैंडेट के नेता को लगातार मजबूर करती है कि देश के आप किसी भी कोने में रहे, लेकिन बिना राहुल प्रियंका के आपका भाषण न शुरू होता है खत्म होता है, तो यार कुछ तो बात है, ही सोचना पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है जी। मनोज जी बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से। नहीं, और दुर्गे मैं बता दूं आपको, राहुल जी उतने प्रभावी अमेठी से भी होते, मैसेज को लेकर के, आसपास की सीटों को लेकर के उतना रायबरेली से होंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में राहुल और प्रियंका अपने आप को खाली करके समय बाकी जगहों पे दे पाएंगे, मुझे लगता है कुछ ऐसी प्लानिंग उनकी है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं अनीता जी को चर्चा में शामिल करता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लीजिए, तो मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौट आए और सीधे रुख भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनीता श्रीवास्तव जी रायबरेली से हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीता जी की तरफ रुख कर रहा हूं। अनीता जी, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि डरो मत भागो मत, जवाब तो उन्होंने बहुत करारा दिया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी जो कहते थे ना डरो मत, बहुत मौके पे प्रधानमंत्री ने कहा है डरो मत और भागो भी मत। तो भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन बनाई कि राहुल गांधी भाग रहे हैं, लेकिन मैं आ रहा हूं अनीता जी, मैं आ रहा हूं, सवाल सुन लीजिए कृपया। लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री जी भी 2 जगह से लड़े थे, तब तो किसी ने नहीं कहा था कांग्रेस के लोगों ने कि भाई मोदी जी गुजरात से भागकर उत्तर प्रदेश में आ गए, तब वो भी कह सकते थे। तो इसमें डरने और भागने वाली क्या बात है? देश के बहुत सारे नेता अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ते हैं, 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं। आडवाणी जी गुजरात गए लड़ने, अटल जी बलरामपुर, कहाँ बहुत पुराना इतिहास है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इतिहास के आईने में अगर देखें तो लड़ेंगे। इसके पीछे राहुल गांधी, मतलब क्या आप लोगों का मुख्य टारगेट बिंदु है कि राहुल गांधी को ही टारगेट करो तभी चुनाव जीत पाओगे? अनीता जी जी बोलिए। जो खुद कर गया हो, के मैदान छोड़ के भाग गया हो, वो दूसरों का डर कैसे निकाल पाएगा? सबसे बड़ी बात जी। और इतने दिन से ये जो घोषणा ना होना और डर के अमेठी छोड़कर रायबरेली भाग आना, सबसे बड़ा सवाल कि वहां की जनता रो रही है, बिलख रही है। 5 साल आप आंसू पोंछिए ना, परिवार, स्मृति ईरानी आंसू पोंछ रही हैं उनके, आप आंसू पोंछिए। पूरा परिवार दिखाई नहीं पड़ा, और आज जो चुनाव हो रहा है, राजकुमारी का बेटा बनाम किसान का बेटा, और इस बार ठीक से जवाब मिलेगा। रायबरेली की जनता यहां से हरा के राहुल गांधी जी को भेजेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 साल हो गए, इनकी मां सांसद थी, एक भी दिन नहीं दिखाई दी। मैं मानती हूँ कि बीमारी का था कि बीमार है, लेकिन अगर बीमार थी तो आज कैसे आ गई बेटे के लिए भाई? उस समय 5 साल कोविड कोरोना का चल रहा था, लेकिन जनता की सुध लेने की जरूरत नहीं समझी, और आज बेटे की मुंह में रायबरेली आ गई और नामांकन, और बेटी को तो उसमें से भी निकाल के बाहर कर दिया भाई। तो रायबरेली की जनता ने मतलब घर में ही लड़ा दोगे आप लोग? घर में ही लड़ा दोगे बेटी बेटा? जैसे उपमेंद्र कह रहे थे कि उन्होंने लड़के को विरासत दे दी, आप लोग रायबरेली वाले लग रहा लड़ाई करवा दोगे गांधी परिवार में। प्रियंका जी नाराज हो जाएंगी जी। जो परिवार अपनी बेटी का ना हो, बेटी को घुमा तो रहे पूरा देश, लेकिन लड़वाने की जरूरत नहीं समझ पाए भाई। अरे बेटी लड़ ही नहीं रही तो भाई बेटी, अरे भाई अनीता जी बेटी लड़ नहीं रही ना, बेटी लड़ ही नहीं रही। वो कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ती कहीं नहीं है, वो लड़ती कहीं नहीं है, वो जुमलों में और नारों में लड़ती हैं। वो लड़ाया ही नहीं, बेटी को लड़ाया ही नहीं, बेटी को। अच्छा, आप प्रियंका जी के पक्ष में आ गई हो क्या? आप प्रियंका जी के पक्ष में आ गई, कोई बात हो गई क्या आपकी अगली विधानसभा के लिए? अंदर से कोई बात हुई है क्या आपकी कि अगली बार कांग्रेस से लड़ोगे आप? हमको लग रहा है प्रियंका जी से कोई अंदरूनी बात आज हुई है आपकी, पक्का?
भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को कोई बदनाम नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, रहूंगी। ठीक बात है। मैं अतुल सिंह को ले रहा हूँ। अनीता जी बनी रही है, अनिता जी आप हमारे साथ बनी रही है। अतुल सिंह, अनीता श्रीवास्तव बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग चुनाव जीत के निकल लेते हैं, गांधी परिवार के लोग, अमेठी हार गए तो पलट के नहीं देखा, रायबरेली जीत गए तो पलट के नहीं देखा, तो ये जनता को मूर्ख समझे हो आप लोग क्या, कि मतलब वोट ले लो, ये कोई राजशाही तो है नहीं भाई, ये लोकतंत्र है। और इसमें ये तो जो मोदी कहते हैं कि भाई एक ही परिवार, तो आप लोग साबित कर रहे हो कि ये कौन सी विरासत है। राहुल गांधी ने कहा कि विरासत मेरी माँ ने सौंपी है, तो ये क्या कोई मतलब जमींदारी है क्या? उपमेंद्र जमींदार रहे हैं, पुराने तालुकेदार रहे हैं, ये जानते हैं जमींदारी हो वो। तो राहुल गांधी जमींदारी कर रहे हैं, गांधी परिवार कर रहा है कि मेरी विरासत। ये क्या चल रहा है भाई? देखिए चौहान साहब, रायबरेली कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, रायबरेली अमेठी दोनों, यहाँ की जनभावनाएं हमेशा गांधी परिवार के साथ रही। उसका सबसे बड़ा कारण है रायबरेली का भूतपूर्व विकास। हिंदुस्तान में एक ऐसा जनपद है रायबरेली जहां सड़क को चीरते हुए 5-5 नेशनल हाईवे जा रहे हैं। यहाँ रेल कोच है, यहाँ एम्स है, एम्स से 75 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो SGPGI है, लखनऊ में पड़ता है। ये सब गांधी और नेहरू परिवार की देन है, क्योंकि यहाँ का भावनात्मक रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में एक ईंट नहीं रायबरेली में लगवाया, और जो भी विकास के जो भी कारखाने थे जो चल रहे थे उनको बंद कराने का काम मोदी सरकार ने किया। और रही बात जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, क्योंकि यहाँ कोई चुनाव बचा ही नहीं, डमी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, उनको सिर्फ पैसे के लिए चुनाव लड़ते हैं, किसी के साथ रहे पैसे के लिए लड़ते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, पिछले बार बहुत अच्छा वोट पाए हुए थे, 2.25 लाख से सोनिया जी जीत पाई। इस बार कह रहे हैं कि मैं, आज दिनेश सिंह कह रहे थे कि हम तो राहुल की अम्मा के खिलाफ भी चुनाव लड़े हैं, इस बार हरा कर भेजेंगे राहुल को। वो कभी श्रीमती सोनिया गांधी जी को अपनी माँ कहते थे, उन्हीं की आंचल के नीचे वो पले बढ़े हैं, और कहां से बढ़े वो सब लोग जानते हैं। आप सब जानते हैं 2019 के चुनाव में के समय पुलवामा हमला हुआ था, जिसके कारण हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। तो लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र एकता की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे। उसी में भावनाओं में बहकर लोगों ने वोट किया। प्रत्येक लोकसभा में 2 लाख वोट बढ़ा है सिर्फ पुलवामा हमले के कारण। हम सबकी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उन्होंने आंख दिखाया पाकिस्तान को। अरे आज बताओ, ठीक वो तो हमको सबको पता है, आज बताओ कि राहुल गांधी को रायबरेली क्यों आना पड़ा, और अमेठी किशोरी लाल को क्यों सौंप दिया आप लोगों ने? कमजोर उम्मीदवार है कहे जा रहे हैं, वो बहुत कमजोर हैं। गांधी परिवार का गढ़ है। हम सबकी मांग थी कि गांधी परिवार से कोई न कोई सदस्य यहाँ चढ़े। हम सबके जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ से नामांकन की। आज आपने देखा होगा, हम सबने किसी को गाड़ी भी नहीं दी, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, और भारतीय जनता पार्टी के जो हालात दिखाई पड़ा, उनके जो नेता थे उनके कार्यकर्ता पर दिखाई नहीं दिया। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नामांकन प्रचार में आए थे वो हमारा झंडा लेकर घूम रहे थे, कहा कि असली पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। अतुल सिंह, सबसे पहले केंद्रीय कार्यालय में हमारे रिपोर्टर पहुंचे थे, तब लोग अलसाए थे, उन्हें पता भी नहीं था, ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था। सुबह मैं स्क्रीन पर था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि राहुल गांधी का नामांकन भी आज होना है। इधर उधर कुर्सी डाले जैसे नहीं धूप सेक रहे हो, वो स्थिति थी आप लोगों की। एक स्ट्रेटजी के तहत हुआ है, और राजनीति में लोग स्ट्रेटजी, राजनीतिक कूटनीति कहा जाता है, राजनीति में बनाई जाती है कि कब क्या कौन सा निर्णय करना है। आप देखे होंगे पूरे गांव से लोग इकट्ठा हुए, प्रत्येक बूथ से लोग आए, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के मान सम्मान और सोनिया गांधी जी के लिए लोग दिल से लगे हुए हैं। क्योंकि सोनिया गांधी जी ने आज कह के गए कि आप सब चिंता न करिए, उसी तरह विकास होता रहे, लेकिन क्योंकि 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये कोई बात कही कि राहुल आएंगे कि 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे जीत के, ये कोई बात हुई है क्या? राहुल गांधी वायनाड से सांसद रहे, लगातार कई बार गए, और अमेठी सांसद थे, लगातार अमेठी भी जाते रहे। हमको याद है 2022 और 21-22 में राहुल गांधी वहां प्रचार करने गए थे विधानसभा के चुनाव में। गिनाना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा कब गए थे अतुल सिंह, आपको सोचना पड़ेगा। और इसमें तिरानी, अगर भी अनीता जी देखेंगे तो अनीता जी गिन नहीं पाएंगे, इतनी बार वो गई होंगी अमेठी। जो सांसद है श्रीमती स्मृति ईरानी से पूछे, उन्होंने संजय गांधी हॉस्पिटल जो था वो गरीबों के लिए निःशुल्क इलाज करता था, गरीबों के लिए हमेशा सहायता प्रदान करने वाला हॉस्पिटल, उसको बंद करने का काम किया। वो काम भी बता दो जो उन्होंने अच्छे किए हैं, हाई कोर्ट के काम भी बता दो जो उन्होंने अच्छे किए हैं भाई अतुल सिंह। एक संजय गांधी अस्पताल पकड़ के पूरे उनके काम को नहीं नकारा जा सकता। वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी आप धरातल पे आप पता करेंगे तो उन्होंने सिर्फ प्रधानों को लड़ाने का काम, ब्लॉक प्रमुख और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लड़ाने का उन्होंने किया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस समय भारतीय जनता पार्टी खिचड़ी है। क्या है? खिचड़ी है।
आज भी आप देखना जो नामांकन हुआ वहां ना उनका कोई विधायक गया, ना उनका कोई जो उनके प्रत्याशी विधानसभा के थे, अनीता जी भी हमको लगता नहीं गई थी वो। अरे किसी की हैसियत है बोला ना जाए, क्या बात कर रहे हैं आप? स्मृति जी का नामांकन हो, किसी की हैसियत ना हो, उन्होंने मना कर रखा होगा। अतुल क्या बात कर रहे हैं आप? हम रायबरेली की बात कर रहे हैं, हम रायबरेली की बात कर रहे हैं। अरे रायबरेली में ब्रजेश पाठक आए थे, ब्रजेश पाठक आए थे। उपमेंद्र तस्दीक करेंगे कौन कौन से नेता थे। और मनोज पांडे सबसे बड़े नेता रायबरेली के, वो भी थे वहां पे। मतलब उनके बेटे शामिल हुए भाजपा में। पाठक जी बलिका बकरा बनने से बच गए अब की 2024 के चुनाव में। नहीं उनका चलिए ये सवाल है, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी जो पूरे देश में कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये कब चुनाव लड़ेंगी भाई? पार्टी का निर्णय है, पार्टी कब उसको चुनाव। अच्छा आप लोग नहीं पूछते हो दीदी कब लड़ोगी? देश भर में घूम घूम कर कह रहे हो लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ती हो आप। कार्यकर्ताओं का भाव है, पार्टी के नेता है, उनका जब विचार होगा, लोगों की भावनाएं वो सक्रिय राजनीति में हालांकि प्रचार करती हैं। और उन्होंने 2022 के चुनाव में आपने जो शुरू में कहा 89 के बाद कांग्रेस ने कभी पूरे विधानसभा जो 403 विधानसभाओं में कहीं चुनाव नहीं लड़ा। पहली बार 399 जगह पार्टी ने चुनाव लड़ा और 399 के कार्यकर्ता तैयार हुए और अच्छे कार्यकर्ता तैयार हुए, आज लगातार काम कर रहे हैं। इस दिन में एबीपी न्यूज डे में डिबेट में आ रहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हर विधानसभा हर बूथ स्तर पर दिखाई दे रहे। देखिए संगठन को बढ़ाने में गढ़ने में समय लगता है। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ काम किया, वो आगे दिखाई भी दे रहा है। जिस तरह आदरणीय नेता जननायक जी के कार्यक्रम लगातार भीड़ उमड़ी, लोग इकट्ठा हुए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी एक बड़ा सम्मान कांग्रेस पार्टी को दिया। उन्होंने 17 सीटें हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और ऐतिहासिक विजय होने जा रही है। आप अगल बगल सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। मोहनलालगंज भी तो भाई मोदी लड़ रहे हैं, 14 तारीख को नरेंद्र मोदी नामांकन करा रहे हैं, तो वो कितनी सीटों पर असर डालेंगे? वो तो पूरे देश में असर डाल रहे। आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, तमाम नेताओं का नाम नहीं लिया, लेकिन आप इन नेताओं से पूछिए, इनके पार्टी के नेताओं से कि कोई इनका ऐसा नेता बता दी जो कभी दक्षिण भारत में जाके चुनाव लड़ा। सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार ऐसा है जो दक्षिण भारत में लड़ता है, पूरब में लड़ता है, पश्चिम में लड़ता है और उत्तर भारत में लड़ता है। मोदी जी कह रहे हैं भाग भाग के पूरे देश में सुरक्षित सीट ढूंढ रहा है गांधी परिवार। मोदी जी ये कह रहे हैं। लोगों को चौहान साहब एक करने का तरीका होता है, क्योंकि नेता देश के हैं, ये कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। दक्षिण भारत अनीता जी वो कह रहे हैं पूरे देश में घूम घूम कर चुनाव लड़कर लोगों को एक कर रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि भाग गए। अनीता जी सबसे पहले अतुल जी मैं आपको बता दूं कि मैं नामांकन में थी, मैंने पदयात्रा भी की। नहीं अच्छा है। अरे ब्रजेश पाठक ने आपको देखा था भाई, हो गया। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ता हूँ, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, आपने अभी गिनाया कि एम्स बनवाया, रेल कोच बनवाया। रेल कोच में सिर्फ डिब्बे रखे जा रहे थे और एम्स में सिर्फ न्यूज रखी हुई थी। बोलने दीजिए भाई, अतुल बोलने दीजिए। देखिए आपको पूरा मौका दिया है, अनीता जी को बोलने दीजिए। अतुल 20 मिनट इंटरप्ट नहीं, प्लीज अतुल। अनीता जी ने पूरे धैर्य से सुना है आपको, उनको बोलने दीजिए। अगर सुचारू रूप से कोई भी काम करवाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। नंबर 3, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पहले ये चीज अपने ऊपर लागू क्यों नहीं किया प्रियंका जी ने? स्वयं क्यों चुनाव नहीं लड़ी? सबसे पहले अभी आप बदल गई। अभी कह रही थी सोनिया जी लड़ा नहीं रही, पक्षपात कर रही, लड़के का साथ दे रही, लड़की को लड़ा ले रही। अब फिर आप सवाल पूछने लगी। आप तय कर लो किसके साथ हो आप। बेटी और बेटे में मतभेद समझा। बेटा लाडला, जैसे पहले समझा जाता था कई जमानों में कि बेटा विरासत संभालेगा, बेटी और बेटे में फर्क मान के विरासत राहुल गांधी जी को सौंपा, ना कि अपनी बेटी को। और बेटी को सिर्फ पूरे देश से घुमाया जा रहा है। बेटी के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि मैं भी बेटी हूँ और मैं प्रियंका जी के साथ जो नाइंसाफी हो रही है। इसका मतलब आप लोग क्या आवाज उठाने वाले हो क्या रायबरेली में कि प्रियंका तुम संघर्ष करो, अनीता श्रीवास्तव आपके साथ है? इस तरह कोई मोर्चा खोलने जा रही हो क्या आप? मैं कांग्रेस के सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ, बेटी के साथ इंसाफ करे। लो नया मुद्दा, ठीक है अनीता श्रीवास्तव लौटेंगे। उपमेंद्र ये नया मुद्दा है। देखिए अनीता श्रीवास्तव नया मुद्दा लेकर आ गए भाई प्रियंका जी को न्याय दिलाने के लिए। राहुल जी देश भर में न्याय यात्रा निकाले, देश के हर वर्ग को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं अपने न्याय पत्र में, घोषणा पत्र में। और ये अनीता श्रीवास्तव रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं।
ये करेंगे, हमको प्रियंका जी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। एक तो मसला ये है। दूसरा उपमेंद्र, बहुत ही गंभीर सवाल है आपसे, किशोरीलाल शर्मा बनाम स्मृति ईरानी, इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं उपमेंद्र? निश्चित रूप से देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि स्मृति ईरानी के सामने उस व्यक्ति को उतार दिया गया जिसका राजनीति में भी कोई चुनाव लड़ने का तजुर्बा नहीं है। लेकिन अगर पीछे हम जाएं तो किशोरी जी नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए और उन्होंने राजीव जी के समय अमेठी से ही काम शुरू किया था। तो कांग्रेस ने जो सोचा, जो समझा, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि किशोरी जी के संबंध अमेठी में हर गांव में है, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद वो रायबरेली आए 2004 में, तो रायबरेली में भी उनके संबंध रहे। लेकिन जब भी अमेठी में कोई समस्या खड़ी हुई तो किशोरी यहाँ से गए और उसको मैनेज किए। जैसे अभी मुंशीगंज अस्पताल का मामला उठा तो किशोरी जी यहाँ से भाग के गए, वहां पे उन्होंने मैनेज किया। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, किशोरी जी का वहां चुनाव लड़ना एक इत्तेफाक है और उन्होंने चुनाव लड़ा दिया पार्टी ने, अलग बात। लेकिन जैसा आज भी प्रियंका गांधी ने वहां कहा अमेठी में कि किशोरी जी चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ रह के कैंपेनिंग करूंगी और मैं आपके साथ हूँ और मैं अपने घर को, याद उन्होंने संबोधित किया वहां पे। और जहां तक मेरी जानकारी में है कि कुछ ही दिनों बाद प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी दोनों का चुनाव संचालन देखेंगी और यहीं पे रह के वो कैंपेनिंग करेंगी। तो ऐसी स्थिति में देखने में अभी बहुत आसान सा लग रहा है अमेठी का चुनाव। और निश्चित रूप से स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता के सामने किशोरी जी का लड़ना, हम आप बिल्कुल एहसास करते हैं कि बहुत इजी सीट मांगते हैं। लेकिन मेरा मानना है जब प्रियंका गांधी कैंपेनिंग करेंगी और जिस तरह का माहौल होगा, निश्चित रूप से चुनाव अच्छा होगा देखने को जो हमें मिलेगा। ठीक बात है। आलोक जी, अमेठी को लेकर आपने चर्चा की कि ये मास्टर स्ट्रोक है, बहुत सारी चीजें हैं। राजनीतिक संदेश क्या जिस तरीके से कांग्रेस देना चाहती वो इससे चला जाएगा क्या? देखिए, मान करके चलिए, आज के दौर में एक अवधारणा का बहुत बड़ा महत्व होता है जी। और राहुल गांधी का ये है कि जब से वो प्रचार में उतरे, मतलब न्याय यात्रा, मतलब या भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद से लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी विशेषकर चर्चा में है, लगातार चर्चा में है। इवन कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मीडिया की अगर बाइट्स देखी जाए तो सबसे ज्यादा टाइम इसी चर्चा में जा रहा है। हमारे नोएडा के महारथी लोग इसी चीज पर, और कल रात से आज तक का पूरा बीजेपी का फुटेज भी खा गए राहुल गांधी। आज कोई किसी चैनल ने कोई रैली नहीं दिखाई, सिर्फ राहुल गांधी। मुझे लगता है वो भी एक स्ट्रेटजी रही होगी कांग्रेस की। तो सवाल ये है कि आज के दौर में जो ज्यादा दिखता है वो बिकता है, यानी, और इसको दूसरे अर्थों में अगर आप विज्ञापन की भाषा में अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ रिडंडेंसी जी। यानी जितना ज्यादा दिखेगा वो उतना ज्यादा बिकेगा और उसकी उतनी देर तक छाप बरकरार रहेगी। तो ये राहुल गांधी ने तो कर दिया। ये साइकोलॉजी की और ये मार्केटिंग की बहुत ही एक स्थापित वो थ्योरी है, कोई नई चीज नहीं है ये। तो उस पर उन्होंने काम किया और कांग्रेस लगातार चर्चा में रही है। और एक चीज और, इन्होंने जो न्याय, जो अपना जो मैनिफेस्टो दिया है, तो मेरा मानना है कि पहली बार किसी दूसरी पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने विपक्ष के मैनिफेस्टो को इतनी ज्यादा तवज्जो दी है जी जी। इतनी ज्यादा तवज्जो दी है कि उन्होंने पढ़वा दिया। कांग्रेस के पास तो शायद उतना बजट भी नहीं था, उतने फंड भी नहीं थे कि वो गांव-गांव सब जगह पहुंचा देती। तमाम जगह डाउनलोड हुए हैं कि न्याय पत्र में है क्या, आखिर क्या कहा है, कौन सा मंगलसूत्र बेचने की बात है। तो एक चीज तो ये है, चर्चा में ले आए, लगातार चर्चा में है, तो जो भी चर्चा में रहेगा वो आगे बढ़ेगा, ये तो आप मान करके चलिए। और रणनीति तो है, बिल्कुल रणनीति है, क्योंकि अगर कांग्रेस के पास तो दो ही तो स्टार प्रचारक है। अगर आप देखा जाए विशेष तौर पर, आप अगर हिंदी जो अच्छी बोलने वाले हैं तो राहुल है और प्रियंका है। तो इन दोनों को अगर आप 2 सीट पर अगर मान देते तो कोई मतलब नहीं था। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से सूरत में जीतती है, जिस तरीके से इंदौर में जीतती है, तो जिस तरीके से अशोक चौहान लाए जाते हैं, जिस तरीके से उनकी यात्रा चलती है और एक एक करके नीतीश कुमार से लेकर सब तमाम लोगों को जब लाइन पे लाया जाता है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा देती।
200% ताकत लगा देती। और आपको तो मालूम है कि पिछली बार भी कितने उन्होंने अपने कद्दावर मंत्री उतारे थे। यही नहीं उतारे थे, दिल्ली में भी उतारे थे, सब जगह उतारे थे। क्या हिमाचल में भी उतारे थे? क्या हर्ष रुबा, ये भी मालूम है, पश्चिम बंगाल में उतारे थे, वो भी था। तो पूरी ताकत लगा दी। तो एक खामखा एक ऊर्जा उस अपनी यहाँ लगाने की बजाय 2 सीट से राहुल गांधी का कद, मेरा मानना है कि आज वो 1 सीट से बढ़ चुका है। तमाम सीटों पर उनका एक असर आता है। ठीक बात है। अब इसमें एक मैसेज है। अब उन्होंने इस एक मास्टर, आपने पूछा था ना कि मास्टर स्ट्रोक, मैं इसको मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहता हूं कि अब उन्होंने पॉलिटिकली लाइट वेट को उतार दिया है और दूसरे को पॉलिटिकली लाइट वेट कर दिया है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल को हराने पे जो कद बढ़ता, वो उनको हराने पे वो कद तो नहीं बढ़ेगा, ये तो आप मान करके चलिए। तो क्योंकि वो बीजेपी में टॉप 20 में भी नहीं आती है और राहुल गांधी कांग्रेस में कम से कम टॉप 10 में, तो टॉप 5 में तो आते ही आते हैं। एक नंबर के नेता है आलोक जी। अध्यक्ष कोई भी हो, राहुल गांधी एक नंबर के नेता है निश्चित तौर पर। मनोज जी समर्थन कर रहे हैं मुस्कुरा के हमारी बात का। मनोज जी, आपके पास आ रहा हूँ, ये अंतिम टिप्पणी होगी, मात्र आपको 20 सेकंड है, इसमें ज़्यादा वक्त मेरे पास है नहीं। ये जो पूरा राहुल गांधी, आलोक जी ने मास्टर स्ट्रोक कैसे इसको आलोक जी ने हैंस प्रूव्ड कर दिया, इति सिद्धम, जो हम लोग पहले प्रमेय निर्मेय पढ़ा करते थे गाँवों में, जब हम लोग पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, तो अंत में कास थीटा साइन थीटा करके जो गणित के टीचर थे अंत में कहते थे हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम इति कृतम। तो आलोक जी ने उसको प्रूव कर दिया, इति सिद्धम कर दिया इन्होंने। क्या इस जो राहुल गांधी यहां से लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो पहले था कि भाग गए यूपी से, अब वो यूपी में आ गए, भाग गए नहीं, तो क्या उससे उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है, क्योंकि अखिलेश भी आने वक्त पर चुनाव लड़ने आए, इससे कोई फायदा होने वाला है क्या गठबंधन को, या 80 के 80 जो बीजेपी कह रही? नहीं दुर्गे भाई, देखिए मैं फिर कहूँ, कन्नौज में अखिलेश के और रायबरेली में राहुल के लड़ने से परिस्थितियां बदलेंगी, आसपास की सीटों का लाभ होगा, वोट परसेंटेज बढ़ेंगे। लेकिन जहां तक इति सिद्धम वाली बात है, एक बात मैं कहूंगा कि जब आप जमीन पे जाते हैं, जब आप ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं, तो अभी भी सारी बातों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, क्या उत्तर प्रदेश में, क्या अन्य राज्यों में, चुनाव लड़ने का जो प्रबंधन है, जो मेहनत है, जो तरीका है, अब उसको काट के कौन क्या कर पाएगा। और अंततः देखिए 5 राज्यों के चुनाव में हम सबने बहुत परसेप्शन किया, लेकिन परिणाम क्या आया। और भारतीय जनता पार्टी विरोधियों के बारे में हम कुछ भी कह लें, अंततः जब जीत होती है और 272 के ऊपर आंकड़े जाएगी, सरकार बनेगी, तो सारी बातें बहुत बेमानी हो जाती है, क्योंकि चुनाव सभी जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं। अभी सारी चीजों के बावजूद कहीं ये दूर दूर तक नहीं दिखता है। ये जो 320 का आंकड़ा अभी मौजूदा है, 400 का नारा है, या 273 का जो जादुई आंकड़ा जिससे सरकार बनेगी, वो भारतीय जनता पार्टी को हमें मुश्किल नहीं दिखता दुर्गेश भाई। उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि 80 में 62 थे तो पूरा सफाया होने जा रहा है, 73 थे तो पूरा खात्मा होते जा रहा है। लेकिन ये कहेंगे कि विगत 2 चुनाव 14 और 19 के बाद इस बार इंडिया गठबंधन बेहतर कर रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। बहुत शुक्रिया मनोज जी, अनीता जी बहुत शुक्रिया, अतुल सिंह आपका शुक्रिया, उपेंद्र सिंह आपका शुक्रिया, मनोज मिश्रा जी और आलोक भदौरिया जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और इस हमारे खास कार्यक्रम मंथन को अपना स्नेह और प्यार लुटाते हैं। बड़ा सवाल यही है कि अमेठी से कौन, रायबरेली से कौन, इस सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन चुनाव कैसा होगा और परिणाम किस तरीके से आएंगे, क्या ये परिणाम वास्तव में बड़े प्रभावकारी होंगे? क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से लड़के उत्तर प्रदेश में डूबी कांग्रेस का कोई वोट परसेंटेज बढ़ा पाएंगे? इसकी बहुत सीधे तौर पर उम्मीद कम दिख रही है, लेकिन जैसा आलोक जी ने कहा कि परसेप्शन बनता है, तो परसेप्शन राहुल गांधी या अखिलेश यादव इनके लड़ने से परसेप्शन जरूर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।